हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं गुड रिटर्न्स। मैं हूं आपके साथ अरुणिमा द्विवेदी और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हर एनआरआई के लिए साल में एक बार बहुत जरूरी बन जाता है, आईटीआर फाइलिंग। देखिए, टैक्स सीजन आ गया है और हर साल हजारों एनआरआईज पूछते हैं कि मुझे आईटीआर भरना चाहिए या नहीं, मेरी कौन सी इनकम रिपोर्ट करनी है, डेडलाइन कब है और अगर मैं ये टैक्स नहीं भरता हूं तो क्या होगा। तो आज के इस वीडियो में पूरी बात आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि आखिर कौन फाइल करे, क्या रिपोर्ट करे, कितना टैक्स लगेगा और सबसे जरूरी क्या गलतियां आपको अवॉइड करनी है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा जरूर। अगर आप एक एनआरआई हैं और भारत में रेंट, एफडी, ब्याज या शेयर म्यूचुअल फंड से पैसा कमाते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि एनआरआई को आईटीआर कब फाइल करना जरूरी होता है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अगर इंडिया में कम कमा रहे हैं तो फाइल नहीं करेंगे, ये गलत है। आईटीआर फाइलिंग जरूरी हो सकती है अगर आगे बताने वाले कोई भी पॉइंट्स आपके लिए एप्लीकेबल हैं तो। भारत से कुल इनकम आपकी 4 लाख से ज्यादा हो, जिसमें रेंट, ब्याज, कैपिटल गेन सब कुछ मिला करके ये अमाउंट है। करंट अकाउंट में कुल जमा या फिर बैलेंस 1 करोड़ रुपए या फिर उससे ज्यादा हो, एक या फिर कई अकाउंट मिलाकर ये हो सकता है। विदेश यात्रा पर आपने या आपके परिवार ने पिछले फाइनेंशियल ईयर में 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा खर्च किया हो। अगर टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल यानी सभी कलेक्शंस आपके जोड़कर 1 लाख रुपए से ऊपर का हो, टोटल टीडीएस प्लस टीसीएस 25,000 रुपए से ज्यादा कर चुका हो। अब अगर ये पॉइंट्स आपके लिए एप्लीकेबल हैं तो आईटीआर जल्दी से जल्दी भर दीजिएगा। सेविंग्स अकाउंट इंक्लूडिंग एनआरओ में अगर कुल 50 लाख रुपए या फिर उससे ज्यादा का लेन देन हुआ है, क्योंकि एनआरओ अकाउंट को बैंक सेविंग अकाउंट जैसा माना जाता है, इसलिए आईटीआर भरना बेहद जरूरी है। अब अगर उसमें 50 लाख रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन हुआ तो भले ही आपकी टैक्सेबल इनकम कम हो, आईटीआर फाइल आपको करना पड़ेगा। अब आते हैं अगले बड़े सवाल पर, एनआरआई के लिए आखिर कौन सी इनकम रिपोर्ट करनी है। देखिए, एनआरआईज को केवल इंडिया सोर्स्ड इनकम ही रिपोर्ट करनी है। आप विदेश से जो कुछ भी कमा रहे हैं वो रिपोर्ट करने की आपको जरूरत नहीं है। अब जो रिपोर्ट करनी है इनकम, उसके अंडर क्या क्या आता है। देखिए, सबसे पहले आता है सैलरी। अगर भारत से किसी भी तरह की सैलरी या फिर सर्विस इनकम आ रही है तो आपको वो रिपोर्ट करनी है। हाउस प्रॉपर्टी यानी किराए की इनकम आ रही है या अपनी प्रॉपर्टी पर डीम्ड रेंटल वैल्यू है, अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड नियम लागू हो रहा है तो वो भी आपको रिपोर्ट करनी होगी। बिजनेस या प्रोफेशन से कोई इनकम है, भारत में कोई बिजनेस या फिर फ्रीलांस प्रोफेशनल इनकम आप ले रहे हैं, वो भी आपको रिपोर्ट करनी है। कैपिटल गेन्स की बात करें तो भारत में प्रॉपर्टी, शेयर, म्यूचुअल फंड बेचना, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों, ये रिपोर्ट करना पड़ेगा। दूसरे सोर्सेज जैसे कि एनआरओ, एफडी का ब्याज, डिविडेंड, फैमिली पेंशन, ये सब कुछ रिपोर्ट करनी है। और एक क्विक टिप भी ले लीजिए, एनआरई एफडी इंटरेस्ट जनरली टैक्स एग्जेम्प्टेड होता है इंडिया में। एनआरओ एफडी इंटरेस्ट ही टैक्सेबल है और उसे रिपोर्ट करना जरूरी है। अब आते हैं टैक्स स्लैब और रिजीम पर। एनआरआईज के लिए टैक्स रिबेट सेक्शन 87A आमतौर पर लागू नहीं होता, यानी रेजिडेंट इंडियन के मुकाबले कुछ रिबेट आपको नहीं मिलेगी, यहां पर राहत नहीं मिलेगी। न्यू टैक्स रिजीम के अंडर बेसिक छूट, थ्रेशोल्ड और स्लैब के हिसाब से टैक्सेबिलिटी लागू होगी, लेकिन अगर आपके पास एटीसी, एटीडी, हाउस रेंट जैसे डिडक्शंस हैं तो पुरानी रिजीम को चुनना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, यानी आप ओल्ड रिजीम ऑप्ट कर लीजिए। यानी अगर डिडक्शंस ज्यादा हैं तो ओल्ड रिजीम को देखिए, नहीं तो न्यू रिजीम के कैलकुलेशन पर जाइए, वहां पर आपके लिए बेनिफिट्स हैं। अब आते हैं डेडलाइन और लेट फाइलिंग में आपके साथ क्या क्या हो सकता है। इस पॉइंट पर इसको नजरअंदाज करिएगा मत, क्योंकि एनआरआईज जो बिना बिजनेस इनकम वाले हैं उनके लिए डेडलाइन है 31 जुलाई 2026 तक, ज्यादा दिन बचे नहीं है। और जिनके पास बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम है उनकी डेडलाइन थोड़ी एक्सटेंडेड है 31 अगस्त 2026 तक। बिलेटेड रिटर्न यानी अगर आप देर से रिटर्न फाइल करते हैं तो आपके लिए डेडलाइन 31 दिसंबर 2026 तक है, लेकिन लेट फीस लगेगी और आप ब्याज यानी इंटरेस्ट और कुछ और फायदे खो सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, देर होने पर रिफंड और लॉस कैरी फॉरवर्ड जैसे फायदे आपके अफेक्ट हो सकते हैं। अब आप अगर ये सोच रहे हैं कि आईटीआर आपको फाइल क्यों करना है, अगर आपको ये एक बर्डन लग रहा है, जबरदस्ती का एक पेपर वर्क लग रहा है, तो आप ये समझिए कि इसके कुछ जरूरी फायदे हैं। अगर आपको ये फायदे मिल जाते हैं तो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग थोड़ी और बेहतर हो जाएगी। सबसे पहला फायदा है, टैक्स रिफंड पाने के लिए आईटीआर बेहद जरूरी है, खासतौर से जब टीडीएस ज्यादा कट गया हो। फॉर एग्जांपल, म्यूचुअल फंड या फिर शेयर बेचते समय अगर आपका टैक्स ज्यादा कटा है तो टीडीएस फाइल करके आप यहां पर बचत कर सकते हैं। या फिर आपने विदेशी टैक्स क्रेडिट क्लेम करना होगा
तो भी आपके लिए ये आईटीआर फाइलिंग प्रोसेस जरूरी है। कैपिटल लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए आईटीआर फाइल करना बेहद जरूरी है, कम से कम 8 साल तक। अब भारत में लोन है अगर आपके पास, जैसे होम लोन, पर्सनल लोन, ऑटो लोन, ये सारे लोन लेने पर बैंक पिछले 2-3 साल के आईटीआर मांगते हैं, इसलिए आईटीआर फाइलिंग यहां भी कंपलसरी है। वीजा, पीआर या इमिग्रेशन प्रोसेस में अक्सर पिछले 3 साल के आईटीआर मांगे जाते हैं। आईटीआर होने से आप कंप्लायंट दिखते हैं, नोटिस मिलने का रिस्क बहुत कम हो जाता है। अब अगर आपने आईटीआर नहीं भरे, नुकसान क्या हो सकता है या फिर रिफंड क्या हो सकता है, ये भी आपको समझना जरूरी है, क्योंकि देखिए लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा नहीं। बैंक लोन और क्रेडिट में, वीजा में भी आपको दिक्कतें आ सकती हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको नोटिस आ सकता है, पेनल्टी या फिर ब्याज कट सकता है, और कुछ सीरियस केसेस में बैंक अकाउंट फ्रीज होने का भी खतरा होता है। अब जब आपने ये डिसाइड कर ही लिया है कि आपको आईटीआर भरना है, और ये डिसीजन की बात नहीं है, ये प्रायोरिटी होनी चाहिए, तो आपके पास फाइलिंग के लिए कुछ जरूरी टिप्स और कुछ सावधानियां हैं, यानी गलतियां अवॉइड करने के कुछ तरीके हैं, वो भी समझ लीजिए। सही आईटीआर फॉर्म को चुनिएगा। ज्यादातर एनआरआईज के लिए आईटीआर 2 या आईटीआर 3 एप्लीकेबल है। रेजिडेंशियल स्टेटस सही भरिएगा, एनआरआई या आरएनओआर। ये गलत भरा तो पेनल्टीज हो सकती हैं। 26AS और AIS स्टेटमेंट डाउनलोड करके सारे टीडीएस या टीसीएस और इनकम को मैच करिए। अगर कोई मिसमैच मिले तो बैंक या ब्रोकर या एएमसी से डिस्प्यूट या फिर रेक्टिफाई करने की अपील करिए। सभी भारतीय अकाउंट्स जैसे कि एनआरओ, एनआरई, एफसीएनआर, करंट, सेविंग्स की जानकारी रखिए। एग्जेम्प्टेड इनकम जैसे कि एनआरई, एफडी इंटरेस्ट को अलग से दिखाइए, टैक्सेबल इनकम को अलग से दिखाइए। विदेशी एसेट्स और इनकम अगर एप्लीकेबल है तो शेड्यूल एफए में डिस्क्लोज करिए। खासकर अगर सोचा है आपने कि ग्लोबल डिस्क्लोजर करना है तो उसको अलग से दिखाइएगा। डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिएगा। कौन से डॉक्यूमेंट्स? पैन, आधार, बैंक स्टेटमेंट, फॉर्म 16 अगर एप्लीकेबल है, कैपिटल गेन स्टेटमेंट्स, डीमैट और ब्रोकर स्टेटमेंट्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। और कुछ नए प्रोसीजर्स आए हैं, जैसे कि न्यू रिजीम डिफॉल्ट है, लेकिन हमेशा दोनों रिजीम का कंपैरिजन कर लीजिएगा, जिससे टैक्स लायबिलिटी आपकी कम हो रही हो, क्योंकि कुछ फायदे आपको ओल्ड रिजीम में मिलते हैं। अब एक नॉर्मल सी मिस्टेक जो आप कर सकते हैं, केवल एक बैंक अकाउंट देखकर फाइल कर देना। ऐसा मत करिएगा, सारे अकाउंट्स को चेक कर लीजिएगा, टोटल इनकम पर आईटीआर फाइल करिएगा। आईटीआर को फाइल कैसे करना है? देखिए कुछ आसान से रास्ते हैं। खुद e-filing.incometax.gov.in पर जाकर के ई-वेरीफाई कर लीजिए अगर आप कंफर्टेबल हैं, और अगर नहीं है तो अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से इसको करवा लीजिए। रिकमेंडेड यही है कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास जाइए, क्योंकि वहां पर रिटर्न्स कॉम्प्लेक्स होते हैं और हो सकता है आपसे कुछ गलती हो जाए। तो कुल मिलाकर कुछ सवाल है। आपकी इंडिया सोर्स कुल इनकम 4 लाख प्लस है? कोई एनआरओ ट्रांजैक्शन 50 लाख प्लस हुआ है? क्या 26AS और बैंक एएमसी स्टेटमेंट्स मैच हुए हैं? शेड्यूल एफए और फॉरेन एसेट्स डिस्क्लोजर जरूरी है? आईटीआर फॉर्म और रेजिडेंशियल स्टेटस आपने सही चुना है? अगर हाँ में इनमें से किसी का भी आंसर है तो आज ही आईटीआर फाइल की प्लानिंग शुरू कर दीजिए।